फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि राज्य ईश्वर की संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है और राज्य का निर्माण व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते द्वारा किया गया है। समझौते से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जिन्हीं कारणों से व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था त्याग कर समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की रचना की। इस समझौता से व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। तो इस समझौता का जो अधिकार समझौते के अनुसार क्या है कि राज्य जो है ईश्वरीय संस्था न होकर यह है मानवीय संस्था है। राज्य का निर्माण क्या हुआ? व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते द्वारा हुआ है। समझौते से पूर्व क्या व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में है, किन्हीं कारणों से व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की रचना की। इस समझौते से व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत बहुत पुराना है। ये सिद्धांत बहुत पुराना है। 17वीं 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण था। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसी के फलस्वरूप समझौतावादी सिद्धांत का उदय हुआ। समझौते सिद्धांत यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि राज्य ईश्वर की नहीं वरन कुछ परिस्थितिवश मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया, जिसके फलस्वरूप राज्य बना। यह समझौता मनुष्यों ने प्राकृतिक अवस्था में किया था। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत पुराना है। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत प्रचलन में था। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था, उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, इसके फलस्वरूप ये समझौतावादी सिद्धांत का उदय हुआ। समझौतावादी सिद्धांत सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि राज्य ईश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की क्या है समझौता के कारण इसका जन्म हुआ। पर किसी परिस्थितिवश मनुष्य के परस्पर समझौतों के कारण राज्य का जन्म हुआ। यह समझौता मनुष्यों के प्राकृतिक अवस्था में किया था। तो इस सिद्धांत का वैज्ञानिक एवं विधिवत प्रतिपादन संविधानवादी विचारक जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन तीनों ने किया था, वैज्ञानिक और विधिवत तरीके से। हॉब्स, लॉक और रूसो ने। फर्स्ट है हॉब्स, थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। थॉमस हॉब्स क्या था? इंग्लैंड का दार्शनिक था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी लेवियाथन में सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया था। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का उल्लेख इस प्रकार किया था। फर्स्ट है मानव स्वभाव। उनके अनुसार मानव स्वभाव कैसा था? थॉमस हॉब्स मानव को एक स्वार्थी, अहंकारी तथा आत्माभिमानी प्राणी मानता था। वह सदैव शक्ति से ही प्रेम करता है और शक्ति प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। तो हॉब्स क्या मानता है? जब मनुष्य को जो स्वभाव है वो स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी मानता है। वो सदैव कहता है कि जो ह्यूमन होता है, मनुष्य, वो शक्ति से प्यार करता है और शक्ति प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। दूसरा हो गया प्राकृतिक दशा। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, जिससे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रुता की दृष्टि से देखने लगा। मनुष्य को न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में क्या था कि शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित था। हॉब्स के शब्दों में वहाँ कोई व्यवसाय न था, कोई संस्कृति न थी, कोई विद्या नहीं थी, कोई भवन निर्माण कला नहीं थी और न कोई समाज था। मानव जीवन असत्य, दीन, मलिन, पाशविक तथा अल्पकालिक था। तो जो प्राकृतिक दशा था उसमें तो हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य का जीवन क्या था? जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण था। प्रत्येक मनुष्य क्या था? एक दूसरे का साथ शत्रुता की दृष्टि से देखता था। मनुष्य को न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित का कोई ज्ञान नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में क्या था? माइट इज राइट, शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित था। उस हॉब्स के शब्दों में वहाँ कोई व्यवसाय न था, न तो कोई संस्कृति, न विद्या थी और न भवन निर्माण कला थी और न कोई समाज था। मानव जीवन असत्य, दीन, मलिन और पाशविक और अल्पकालिक था। समझौते के कारण हॉब्स के अनुसार समझौते का क्यों हुआ था? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन तथा उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। मनुष्यों ने अपने जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करके अपने दुखी जीवन से छुटकारा पाने के लिए परस्पर एक समझौता किया और एक सामाजिक समाज का निर्माण किया। तो समझौता इसलिए हुआ कि समझौता का कारण की प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें मनुष्यों का जीवन और उसकी संपत्ति क्या थी? सुरक्षित नहीं थी। मनुष्यों ने अपने जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करके अपने जीवन से छुटकारा पाने के लिए परस्पर सामाजिक समझौता किया और एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। समझौता कॉन्ट्रैक्ट।
प्राकृतिक व्यवस्था का अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया। हॉब्स के शब्दों में मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम शासन करे, परंतु इसी शर्त पर आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं का पालन करें, इसकी आज्ञाओं को माने। समझौते के फलस्वरूप जो उत्पन्न राजनीतिक व्यवस्था हॉब्स के अनुसार, हॉब्स ने समझौते का उल्लेख किया कि उससे स्पष्ट है कि समझौते से उत्पन्न शासन व्यवस्था निरंकुश है। इसमें व्यक्तियों के शासन विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यक्तियों का कार्य केवल शासक की आज्ञा का पालन करना ही है, क्योंकि शासक समझौते में शामिल नहीं है, इसलिए शासक का कोई दायित्व नहीं है, किसी भी दशा में उसको हटाया नहीं जा सकता है। हॉब्स सीमित राजतंत्र को स्वीकार नहीं करता। तो ये था कि जो हॉब्स था, थॉमस हॉब्स, ये क्या करता था, इसका था कि निरंकुश राजतंत्र के स्थापना करना चाहता था वो। तो उसने कहा था कि इसमें क्या नहीं होगा, व्यक्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? व्यक्तियों का कार्य केवल क्या है कि जो शासक है उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि शासक समझौते में शामिल नहीं था, इसलिए शासक का कोई दायित्व नहीं है कि किसी भी दशा में उसे हटाया नहीं जा सकता है शासक को। तो वो सीमित राजतंत्र का बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था, वो बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार करता था थॉमस हॉब्स। अब हो गया जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। जॉन लॉक का समझौता संबंधी सिद्धांत ये हो गया। तो जॉन लॉक क्या इंग्लैंड के निवासी थे। उनकी जो फेमस बुक थी द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में प्रकट किए उन्होंने अपने विचार। मानव स्वभाव में लॉक का बिल्कुल क्या था, ये मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता था। उसमें प्रेम, दया और सहयोग की भावनाएं विद्यमान थी। तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट विपरीत मानता था थॉमस हॉब्स। इनके अनुसार था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसमें प्रेम, दया और सहयोग की भावना थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सुख शांति का जीवन व्यतीत करता था। वह उस समय के नियम, तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, का पालन करते थे थॉमस हॉब्स। सभी मनुष्यों को अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था। तो ये वो कहते थे कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता था और उसमें उस नियम का पालन करते थे जिसमें ये कहा गया कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। सभी मनुष्यों को जीवन तथा स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार थे। समझौते क्यों हुआ, इसका कारण। इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थी। प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई सभा नहीं थी। इस नियमों का पालन करवाने वाली शक्ति का अभाव था। इन कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तियों द्वारा समझौता किया गया। तो इस समझौते का कारण ये था कि इसमें कुछ खामियां थी। एक तो इसमें स्पष्ट क्या थे, प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई सभा नहीं थी। पालन करने वाली कोई शक्ति का अभाव था। इस कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तियों द्वारा समझौता हुआ। समझौता राज्य का निर्माण करने के लिए दो समझौते किए गए। पहला समझौता द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इसके बाद दूसरा समझौता हुआ जिसमें शासित वर्ग ने शासक वर्ग को कानून बनाने तथा उसकी व्याख्या करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार दे दिया, किंतु यह प्रतिबंध लगा दिया कि शासक प्राकृतिक के अनुकूल तथा जनहित में कानूनों का निर्माण करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो समाज उसके स्थान पर दूसरी सरकार की स्थापना कर दे सकेगा। तो समझौता एक तो यह था कि प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा समझौता हुआ जिसमें जो शासित वर्ग है क्या हुआ, रूलर और रूलिंग क्लास के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ शासित और शासक वर्ग के बीच। उसकी व्याख्या करने तथा लागू करने का अधिकार दे दिया, किंतु यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि शासक प्राकृतिक नियमों के अनुकूल तथा जनहित में कानूनों का निर्माण करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, तो समाज उसके स्थान पर दूसरी सरकार का स्थापना करेगा। तो इसमें क्या था कि समझौते द्वारा उत्पन्न राजनीतिक व्यवस्था। तो लॉक के अनुसार क्या था कि समझौते की उत्पन्न राजनीतिक व्यवस्था ये सीमित राजतंत्र का क्या था,
समर्थक था जॉन लॉक, जबकि हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। तो ये सीमित राजतंत्र के समर्थक है, क्योंकि यदि शासक अपने उत्तरदायित्वों का पूरा नहीं करता, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो जनता क्या करेगी, उसके विरुद्ध क्या करेगी, विद्रोह करेगी, और उसे हटाने का अधिकार है। जनता को शासक को हटाने का अधिकार है। शासक की संपत्ति की शक्तियां भी असीमित नहीं है, क्योंकि लॉक के समझौते में मनुष्य जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार, जिन्हें कि लॉक प्राकृतिक अधिकार कहता है, ये अधिकार मनुष्य के पास ही रहते हैं। तीसरा हो गया जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत या समझौता सिद्धांत। रूसो ने अपनी जो सामाजिक समझौते संबंधी विचार अपने महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते में किया है। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। प्राकृतिक अवस्था में रूसो के विचार, तो रूसो के विचार बिल्कुल डिफरेंट थे। हॉब्स और लॉक से उनके दोनों के बीच की स्थिति थी जो रूसो की प्राकृतिक अवस्था थी। हॉब्स तो बिल्कुल निरंकुश निर्मम मानता था, जबकि लॉक बिल्कुल आदर्श ये मानता था कि मतलब अच्छा प्राणी मानता था लॉक, जबकि इसका था कि आदर्श अवस्था कहता था किसको, रूसो प्राकृतिक अवस्था को। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था, भला असभ्य जीव नोबेल सेवेज था। इस अवस्था को मनुष्य में बुद्धि रीजन का कोई उदय ही नहीं हुआ था, केवल नैसर्गिक प्रवृत्तियां ही उसमें थी। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी था और आत्मनिर्भर था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की प्रकृति का यह नियम नियंत्रित करता था कि अपने हित को देखो, परंतु दूसरों को कम से कम संभव हानि हो। तो रूसो का ये प्राकृतिक अवस्था होगी। आप हो गए रूस समझौते के कारण। रूसो के अनुसार, रूसो ने के अनुसार उपयुक्त आदर्श एवं सुखी अवस्था को सभ्यता के विकास ने नष्ट कर दिया। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस कथन का आशय यह है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही मनुष्य में सभी दुर्गुण, छल कपट, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि का उदय हुआ। रूसो कहता है कि वह प्रथम व्यक्ति नागरिक समाज राज्य का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने एक भूभाग को चारों ओर से घेर कर यह कहा कि यह मेरी भूमि है, यह भूमि मेरी है, और जिसने मनुष्य को इतना सरल पाया कि उसका विश्वास उन्होंने उसका विश्वास भी कर लिया। व्यक्तिगत संपत्ति के कारण प्राकृतिक अवस्था का आदर्श रूप नष्ट हो गया और युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। समाज की वही दशा होगी जो हॉब्स ने की प्राकृतिक दशा थी। तो रूसो के अनुसार ये क्या कि समझौते के कारण क्या हुआ कि जो रूसो के अनुसार उपयुक्त आदर्श और एवं सुखी अवस्था को सभ्यता के विकास ने नष्ट कर दिया। रूसो ने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मनुष्य क्या था, स्वतंत्र पैदा होता, मगर वह हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है। इसका कारण ये था कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही मनुष्य में क्या होगी, दुर्गुण, छल कपट और स्वार्थ, ईर्ष्या का आदि का उदय हुआ। रूसो कहता है कि वह प्रथम व्यक्ति नागरिक समाज या राज्य का वास्तविक जन्म जाता है, जिसने एक भूभाग को चारों ओर से घेर दिया और ये कहा कि यह भूमि मेरी है, जिससे अन्य मनुष्यों ने भी क्या कर दिया, वो इतने सरल थे कि सरल स्वभाव के उन्होंने उसका विश्वास कर लिया। व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही प्राकृतिक अवस्था का आदर्श रूप क्या हो गया, नष्ट हो गया और युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। समाज की दशा वैसी होगी जैसे हॉब्स की प्राकृतिक दशा थी। समझौता, इस युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया। फलस्वरूप संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई। इसी सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन तो इसमें ये था कि इस युद्ध और संघर्ष का वातावरण का समाप्त करने के लिए सभी व्यक्ति क्या हुए, एक स्थान पर एकत्रित हुए और समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकार का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं परंतु संपूर्ण समाज के लिए किया। फलस्वरूप संपूर्ण समाज सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन हैं। नवीन राज्य, जो नया राज्य क्या था, रूसो क्या था, प्रजातंत्र का समर्थक था, जिसमें प्रभुसत्ता संपूर्ण समाज में निहित होती है। जनता की सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाली सरकार को हटाने का अधिकार होता है। और जो सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना है वो है, एक तो ये है अनैतिहासिक है,
ऐतिहासिक दृष्टि से यह समझौता असत्य है, क्योंकि इतिहास में कभी भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि आदिम मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की है। एक तो हो गया अनैतिहासिक, दूसरा हो गया राज्य का निर्माण ही विकास हुआ है। इतिहास बताता है कि राज्य का एकाएक निर्माण नहीं हुआ, वरन्तु उसका विकास हुआ। राज्य के विकास के विभिन्न तत्वों का सहयोग दिया है। आदिम समाज में समझौते की धारणा क्या है, निर्मूल है, क्योंकि जब मनुष्य असामाजिक अराजनीतिक है तो उसे समझौता करने की बुद्धि कहाँ से आई। सभ्यता और राजनीति की मौजूदगी में कोई सभ्यता और राज्य की मौजूदगी में ही कोई समझौता संभव है। तो ये ही हो गया कि जब मनुष्य राजनीतिक और सामाजिक तो समझौता असंभव है। समझौता तभी हो सकता है जब सभ्यता और राज्य की मौजूदगी में ही समझौता पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। राज्य प्राकृतिक संस्था है। ये सिद्धांत के अनुसार यह है कि राज्य क्या है, कृत्रिम संस्था है, जबकि आलोचकों का मानना है कि राज्य क्या है, प्राकृतिक संस्था है। समझौता का कुछ महत्व भी है। फर्स्ट हो गया सामाजिक समझौता। सिद्धांत ने जो दैवीय सिद्धांत का खंडन कर दिया, जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, दैवीय सिद्धांत ने इसमें इसका खंडन कर दिया। इस समझौता सिद्धांत ने क्या किया, इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य देवी नहीं वरन क्या है, मानवीय संस्था है। दूसरा हो गया इस सिद्धांत ने इस सत्य का प्रतिपादन किया कि जन सहमति ही राज्य का आधार है, शक्ति या शासन व्यक्ति का इच्छा नहीं। हॉब्स ने निरंकुश क्या था, राजतंत्र का हॉब्स का जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक करके क्या किया कि उन्होंने वैधानिक या कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया, जिसका विस्तार आगे ऑस्ट्रेलिया ने किया था संप्रभुता का। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका थॉमस हॉब्स का सामाजिक सिद्धांत और लॉक और उसका रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। एंड इसके समझौता, इस राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी जो क्या कहते हैं आलोचना, उसके बारे में किया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।